नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस को लेकर के। और रिसेंटली हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 इनकम फ्रॉम सैलरी को स्टार्ट किया था। हालांकि सैलरी चैप्टर से जुड़ा हुआ आज का हमारा फोर्थ क्लास रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर सैलरी चैप्टर से जुड़ी हुई टोटल 3 क्लासेज अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं और इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं उनको वन बाय वन करके डिकोड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले वाली क्लास माने क्लास नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने आपके सेक्शन नंबर 17 को लेकर के काफी कुछ डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था यहां पर आपके सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के क्लोज बी के अंदर आपको अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट को अंडरस्टैंड करना है। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के क्लोज सी की अगर आप लोग बात करते हो तो यहां पर आपको अलग अलग बेनिफिट और एमिनिटीज प्रोवाइड किए गए हैं। अलग अलग बेनिफिट और एमिनिटीज का मतलब क्या था सर? यहां पर आपको परक्यूस्टिज की लिस्ट दी गई है, जहां पे आपको मल्टीपल परक्यूस्टिज देखने को मिलेंगे और यहां पर उन तमाम परक्यूस्टिज के अंदर आपको अलग अलग वैल्यूएशन रूल्स को एक्सप्लोर करना है। इसी कड़ी में मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपका मोटर कार परक्यूस्टी होता है, जिसको हम लोगों ने क्लास नंबर 3 के अंदर काफी डिटेल में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं और आज की क्लास की शुरुआत हम डोमेस्टिक सर्वेंट से करेंगे। उसके बाद आज की क्लास के अंदर आपके जो आपका गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का एक परक्यूस्टिज आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसके ट्रीटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर एजुकेशनल फैसिलिटी के ऊपर जरा गौर फरमाएंगे और इसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को पढ़ने वाले हैं। अलोंग विद, अगर हमें समय इजाजत देता है तो हम यहां पर इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन को भी आज की क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं यह चीज आपको क्लियर रही होगी कि एग्जैक्टली हमने कहां पर छोड़ा था और आज की क्लास के अंदर हम किस टॉपिक से शुरुआत करने वाले हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, डोमेस्टिक सर्वेंट की भी अगर आप लोग बात करते हो तो आपके इनकम टैक्स रूल 2026 के अंदर आपका रूल नंबर 3 के अंदर अगेन आपको यह देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग डोमेस्टिक सर्वेंट के नाम से जानते हो। नाम से ही आपको पता चल रहा है कई बार इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइड करता है। अब डोमेस्टिक सर्वेंट के अंदर मान लीजिए आपको स्वीपर मिल गया, आपको गार्डनर मिल गया, आपको कोई पर्सनल अटेंडेंट मिल गया, या इसके अलावा आपको वॉचमैन मिल गया। इन सबको कलेक्टिवली हम लोग क्या कह देते हैं? आपका डोमेस्टिक सर्वेंट कह देते हैं। ठीक है, अब जब आपका एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को डोमेस्टिक सर्वेंट का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर एग्जैक्टली टैक्सेबल परक्यूस्टिज की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है, तो इस पर आपको जरा गौर फरमाना है। इसके लिए आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला लगाना है। सर, जिस आप सर्वेंट की बात कर रहे हैं, अगर उस सर्वेंट का सैलरी इंप्लॉयर पे करता है या फिर उसका जो भी कॉस्ट बनता है उसको इंप्लॉयर पे करता है, तो सर उस कॉस्ट के अंदर से आपसे जो अमाउंट एज ए इंप्लॉय आपसे जो अमाउंट रिकवर किया गया है उसको अगर आप लोग माइनस कर दोगे तो आपको जो नेट रिजल्ट मिलेगा ना, वो आपका एक तरीके से टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो सर, यहां पर आप लोग कहोगे अगर आप लोग यहाँ पे टैक्सेबल परक्यूस्टिज की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हो तो जो आपके सर्वेंट का टोटल सैलरी बनता है या जो भी कॉस्ट पेड किया गया है आपके इंप्लॉयर के द्वारा, उसके अंदर से अगर आप लोगों से जो अमाउंट रिकवर किया गया है उसको अगर आप लोग माइनस कर देते हो तो जो आपका नेट रिजल्ट बनेगा वो आपका टैक्सेबल परक्यूस्टिज बन जाएगा, जो आपकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा होने वाला है। ठीक है, जैसे अगर आप लोग इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, मैंने ये मान लिया यहां पर आपको ना एक आपका वॉचमैन प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग क्या कहोगे माय डियर फ्रेंड्स? अगर आपको यहां पर वॉचमैन का परक्यूस्टिज प्रोवाइड किया गया है तो ये आपका बेसिकली परक्यूस्टिज की कैटेगरी के अंदर आएगा। और इस वॉचमैन को अगर आप लोग देखोगे तो आपका सैलरी इंप्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है और मैं आपका ये मान करके चलता हूं इसका जो सैलरी है ना वो कुल मिलाकर के टोटल 10,000 रुपया पर महीना है, 10,000 रुपीज पर मंथ है। ठीक है, अगर आप लोग कलेक्टिवली इसको 12 महीने से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट
रिजल्ट कितना मिल जाएगा सर, आपका 1,20,000 रुपया मिल जाएगा। अगर आपसे मैं मान लेता हूं मिनिमम अमाउंट है ना 1,000 रुपया, या मैं मान के चलता हूं आपसे पूरी साल के अंदर ना टोटल 20,000 चार्ज किया गया है इसके बदले में, तो आपसे जो अमाउंट रिकवर किया गया है वो कितना रिकवर किया है सर, 20,000 रिकवर किया है। तो इसके अंदर से अगर आप लोग माइनस कर देते हो तो आपको माय डियर फ्रेंड्स कितना रिजल्ट मिल जाएगा, 1,00,000 रुपए का रिजल्ट मिल जाएगा। ये जो 1,00,000 रुपए का अमाउंट आया है ना, दिस इज कॉल्ड द नेट टैक्सेबल परक्यूस्टेज इन द केस ऑफ द डोमेस्टिक सर्वेंट। ठीक है, तो डोमेस्टिक सर्वेंट के अंदर क्या क्या कौन कौन सी सर्विसेज को आप लोग इंक्लूड करके चलते हो, स्वीपर की आप लोग बात करते हो, गार्डनर की आप लोग बात करते हो, वॉचमैन की आप लोग यहां पर बात करते हो, और पर्सनल अटेंडेंट की आप लोग बात करते हो। वैल्यूएशन का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आपका जो कॉस्ट पे किया गया है, जो आपका सैलरी पे किया गया है इंप्लॉयर के द्वारा उस बेसिकली सर्वेंट को हायर करने के लिए, उसके अंदर से आपसे जो अमाउंट इंप्लॉय से जो अमाउंट रिकवर किया गया है उसको माइनस कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, टैक्सेबल परक्यूस्टेज का एक तरीके से वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो प्लीज इसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान सा ये आपका पॉइंट रहेगा जिसको आप लोग बुनियादी तौर पे यहां पर डोमेस्टिक सर्वेंट के नाम से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज की क्लास का पहला टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, रूल नंबर 3 के अंदर जरा गौर फरमाइएगा, आपको गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के सप्लाई से रिलेटेड भी वैल्यूएशन रूल्स दिए गए हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा, अगेन यहां पर ये जो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, या ये जो आपको एमिनिटीज, ये जो सुख सुविधाएं इंप्लॉयर के द्वारा इंप्लॉय को दी जाती हैं, तो वहां पर आप लोग किस किस की बात करते हैं, गैस की जो सर्विस आपको दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सर्विस आपको दी जाती है, या पानी जिसको आप लोग वाटर कहते हैं, वाटर की अगर आपको फैसिलिटी दी जाती है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर वैल्यूएशन रूल बदल जाते हैं। और यहां पर जो वैल्यूएशन रूल रहेगा ना टैक्सेबल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए, ये डिपेंड करेगा सोर्स ऑफ सप्लाई के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सोर्स ऑफ सप्लाई के ऊपर। सर ये सोर्स ऑफ सप्लाई क्या होता है, अब देखिए दो तरीके हो सकते हैं, आपके इंप्लॉयर ने किसी आउटसाइड एजेंसी को हायर किया और वहां से एक अमाउंट पे करके आपको गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का जो सर्विस है वो एक तरीके से प्रोवाइड कर दिया, ये जो परक्यूस्टेज आपको प्रोवाइड कर दिया। केस नंबर 1 हो गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अब इंप्लॉयर ओन करता है तमाम रिसोर्सेज को जो आपके गैस से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए हैं और आपकी वाटर सर्विस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर आपको वैल्यूएशन अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे जो बात डिपेंड करेगी वो आपकी सोर्स ऑफ सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगी कि सोर्स ऑफ सप्लाई क्या रहेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपका इंप्लॉयर परचेज करता है इन तमाम सर्विसेज को, कहां सर, आउटसाइड द एजेंसी किसी से परचेज करता है, तो इसका एक अमाउंट एजेंसी चार्ज करेगा। समझ में आया, तो यहां पर एक आपका अमाउंट ये जो चार्ज किया गया है इसको पे कौन करेगा सर, इंप्लॉयर पे करेगा, और जो भी अमाउंट आपसे रिकवर किया गया है उसको उसमें से माइनस कर देना है, आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैंने मान लिया सर आउटसाइड द एजेंसी से ना आपके इंप्लॉयर ने इन सर्विसेज को अवेल किया और अब आपको प्रोवाइड किया। ठीक है, अब इंप्लॉयर ने जो आपका कॉस्ट पे किया है वो ये मैं मान के चल रहा हूं सर, तीनों जो सर्विस है उसका जो कॉस्ट कितना बना सर, आपका पर एनम कितना बना, मान करके चले 2,00,000 रुपए बना। ठीक है, अब इस 2,00,000 के अंदर से आपसे मान लीजिए हर महीना में मान करके चलता हूं 10,000 रुपया चार्ज किया गया। 10,000 रुपया चार्ज करते हो तो पूरी साल का कितना बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहोगे, 1,20,000 का अमाउंट बन जाएगा। 2,00,000 में से 1,20,000 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 80,000 बचेगा। ये जो आपका नेट रिजल्ट बचा है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल परक्यूस्टेज का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, अगेन यहां पर आपको कौन से रूल को पढ़ना है सर, रूल नंबर 3 को पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हमने देखा, अगर इंप्लॉयर परचेज करता है इन तमाम सर्विसेज को फ्रॉम द आउटसाइड द एजेंसी, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो भी अमाउंट पे किया गया है उसके अंदर से आपसे जो अमाउंट, इंप्लॉय से जो अमाउंट रिकवर किया गया है उसको अगर आप लोग घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, लेस कर देते हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट आपका क्या कहलाता है, वो आपका टैक्सेबल परक्यूस्टेज कहलाता है। ठीक है, अब यहां पे
सवाल आता है कि सर अगर हम ये मान करके चले कि जो तमाम रिसोर्सेज हैं उनको इंप्लॉयर ओन करता है, यानी कि आप लोग क्या कहोगे, सप्लाइड फ्रॉम द इंप्लॉयर्स ओन रिसोर्सेज, ठीक है। अब अगर सप्लाई किया गया है आपके इंप्लॉयर के खुद के रिसोर्सेज के द्वारा, तो इनकम टैक्स के नियम ये कहते हैं कि भाई साहब उस सर्विस को या उस पर्टिकुलर जो आपका सर्विस रेंडर किया गया है उसको रेंडर करने के लिए कोई ना कोई कॉस्ट आया होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, उसके ऊपर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनता है पर यूनिट, ठीक है। आप लोग क्या कहोगे, पर यूनिट एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनेगा। अब आपने जैसे मैंने मान लिया आपका जो पर यूनिट कॉस्ट बनता है ना, तो आप लोग ये मान करके चले मैंने मान लिया 20 रुपीज पर यूनिट है, ठीक है। अब आपने पूरी साल के दरमियान मान लीजिए 10,000 यूनिट को कंज्यूम किया, क्या किया है, 10,000 यूनिट को कंज्यूम किया है। तो आप लोग क्या कहोगे, आपका 2 लाख रुपीज का टोटल चार्ज हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे, सर आपका जो टोटल इसको मैन्युफैक्चर करने में एग्जैक्टली कितना अमाउंट लगा है, 2 लाख रुपए लगा है। अब आपसे जो अमाउंट चार्ज किया गया है वो मैं मान के चलता हूं 1 लाख रुपए चार्ज किया गया है। तो अगर आप लोग नेट निकालोगे तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए आ जाएगा। ये जो आपका 1 लाख रुपए है ना, इसको आप लोग क्या बोलोगे, सर टैक्सेबल परक्यूस्टेज बोलोगे। वैल्यूएशन का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट बनता है उसको अगर आप लोग यूनिट्स कंज्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हो, माइनस में आपसे इंप्लॉयर से जो भी अमाउंट रिकवर किया गया है उसके अंदर से माइनस कर देते हो, तो आपको एक अमाउंट मिलेगा जो डेफिनेटली टैक्सेबल परक्यूस्टेज के अंदर आपकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा होगा। समझ में आया, ये बात क्लियर रही। तो इस पॉइंट को भी प्लीज आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का जो परक्यूस्टेज आपको प्रोवाइड किया जाता है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसको एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कैसे करना है। इज इट क्लियर? तो अभी तक मैंने केवल और केवल आपको 2 पॉइंट पढ़ाए हैं, 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। डोमेस्टिक सर्वेंट का अगर आपको परक्यूस्टेज मिलता है या बेनिफिट मिलता है, अलोंग विद गैस, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर का अगर आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। चलिए सर, ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे चल करके। सर आपने एजुकेशनल फैसिलिटी की भी बात की थी, तो यस बिल्कुल मैंने एजुकेशनल फैसिलिटी की भी बात की थी। अब एजुकेशनल फैसिलिटी के केस में आपको 2 बिंदुओं पर, 2 पॉइंट्स पर गौर फरमाना है। ये जो एजुकेशनल फैसिलिटी है ना, ये आपके किसी भी मेंबर को, माने आपके इंप्लॉय को भी दी जा सकती है। अलोंग विद आपको ध्यान रखना है आपका जो भी इंप्लॉयर का हाउस होल्ड का मेंबर्स होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, सर आपका इंप्लॉयर जितने भी हैं, इंप्लॉयर का क्या है मैंने आपका बताया, जो भी आपका हाउस होल्ड मेंबर होता है ना, उनके ऊपर भी ये वाला जो रूल है, ये वैल्यूएशन का तरीका है, लागू होगा, ठीक है। अब एजुकेशन का मतलब क्या, जैसे आप लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक दौर था 2000 से पहले की अगर आप लोग बात करते हो, सन 2000 से पहले की बात करते हो, तो अगर आप उस टाइम पे बैंक की बात करते हो और बैंक के कर्मचारियों के काम करने की प्रक्रिया, उनके प्रोसेस पर बात करते हो, तो यहां पर आप सभी जानते हो जितना भी काम था वो मैनुअल मोड में था। दुनिया बदल रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, आपके कंप्यूटर्स दुनिया पर डोमिनेंसी दिखा रहे थे, काम को इफेक्टिव बना रहे थे। उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर इन तमाम इंप्लॉइज को जो मैनुअल मोड में कंफर्टेबल है उनको ट्रेनिंग दिया गया, उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया गया ताकि वो कंप्यूटर की एजुकेशन लेकर के और मैनुअल मोड से ऑटोमेटिक मोड पे वो आपके कॉपी पेन से उठ करके कंप्यूटर के ऊपर अपने काम को अंजाम दे सके। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पे इस तरीके की जो आपकी एजुकेशन फैसिलिटी है वो भी यहां पर कवर की गई है। अब ध्यान दीजिएगा, वेयर द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स फ्री और ए कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटी टू ए मेंबर ऑफ द एम्प्लॉयज हाउस होल्ड। समझ में आया? किसको प्रोवाइड करता है? आपके मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज हाउस होल्ड को क्या करता है? कोई भी एजुकेशनल जो आपका फैसिलिटी है फॉर फ्री और एक कंसेशनल रेट के ऊपर अगर आपका प्रोवाइड करता है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसका वैल्यूएशन कैसे करना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है। अब यहां पर भी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आएंगे। सर आपका जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करते हो, जहां से इंप्लॉय को एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, वो इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर हो सकता है, या फिर आप लोग कह सकते हो इंप्लॉयर ने पे किया है किसी आउटसाइड इंस्टीट्यूशन को ताकि वो
आपके एम्प्लॉय को क्या कर सके, एक तरीके से एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। समझ में आया? तो यहां पर आप लोग क्या कहोगे सर, दो पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग कहेंगे एम्प्लॉयर पे एन आउटसाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। समझ में आया? आपके एम्प्लॉयर ने क्या किया है, किसी आउटसाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अमाउंट पे किया है। तो तरीका बिल्कुल सिंपल है, जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने पे किया है माइनस में एम्प्लॉय से जो भी अमाउंट रिकवर किया गया है, नेट रिजल्ट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर फॉर्मूले की अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स बात करते हो तो आप लोग क्या कहोगे, आपका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय एम्प्लॉयर माइनस में अगर आप लोग अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय की बात करते हो तो आपका जो नेट रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। समझ में आया? लेकिन 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 यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है, वो रहता है आपका एम्प्लॉयर ओन करता है या तो मेंटेन करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। माने जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, उसका या तो मालिक आपका कौन है, एम्प्लॉयर है, या तो उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, इस पर्टिकुलर हालात के अंदर जो आपका वैल्यू है वो डिटरमाइन किया जाएगा रेफरेंस से। रेफरेंस का मतलब मेरी लोकेलिटी के अंदर, मेरे एरिया के अंदर जो सिमिलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो कितना अमाउंट चार्ज करते हैं। समझ में आया? तो आप लोग क्या कहोगे, कॉस्ट ऑफ द सिमिलर एजुकेशन in a similar institution in or a near the locality, जो भी उनका कॉस्ट रहेगा माइनस में आप लोग क्या करोगे, जो भी आपका अमाउंट पेड और रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहां पे सबसे जरूरी बात आपको बताने वाला हूं, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, यहां पे आपको क्या दिखेगा, एग्जम्पशन देखने को मिलेगा। माने 1000 रुपया एक चाइल्ड के लिए आपको एग्जम्पशन देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? अब ये भी आपको याद रखना है, जहां पर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज ओन्ड और मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, या फिर यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, या फिर आपका फैसिलिटी इज अवेलेबल बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? जो आपका ये फैसिलिटी आपको अवेल किया है, ये क्यों किया गया है, क्योंकि आपकी एम्प्लॉय के एम्प्लॉयमेंट की वजह से अवेल किया गया है। एंड जो आपका कॉस्ट एंड वैल्यू है ना, डज नॉट एक्सीड द 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, द वैल्यूएशन रूल डज नॉट अप्लाई। इज इट क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1000 रुपए तक का आपको एग्जम्पशन देखने को मिलेगा, ज्यादा जाता है तो फिर वो आपका अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आप लोग यहां पर बुनियादी तौर पे एजुकेशनल फैसिलिटीज के नाम से जानते हैं। तो इसको भी आपको एक बार पढ़ना है। जो जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूं ना, रूल्स के अंदर भी जो भी कैलकुलेशन और वैल्यूएशन के फॉर्मूले आपको बता रहा हूं ना, वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट और अहम और जरूरी होने वाले हैं, जिन पर आपको 101% कंसंट्रेशन रखना है। इज इट क्लियर? ये सारे पॉइंट क्लियर रहे? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को लेकर के। ट्रांसपोर्ट का मतलब मोटर कार की बात नहीं कर, ट्रांसपोर्ट आपको प्रोवाइड किया गया। ठीक है, दिस अप्लाइज वेयर एन एम्प्लॉयर एंगेज्ड इन ए कैरीज ऑफ ए पैसेंजर और गुड्स। समझ में आया? यहां पे एंगेजमेंट किसका रहेगा सर, आपके एम्प्लॉयर का। कैरियर्स ऑफ द पैसेंजर और गुड्स के केस में जो प्रोवाइड किया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो कंसेशनल ट्रेवल फॉर द एम्प्लॉयज और ए मेंबर ऑफ द एम्प्लॉयज हाउस होल्ड फॉर द प्राइवेट पर्पस। ठीक है, दो तीन पॉइंट है जिन पर आपको गौर फरमाना है। प्राइवेट पर्पस हो गया, फ्री और कंसेशनल ट्रेवल हो गया। इसके अलावा ये आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैरियज आपका कैरियज ऑफ द पैसेंजर और द गुड्स हो गया। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जस्ट आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है। वैल्यूएशन के केस में सर वो क्या रहेगी, वैल्यू एट विच द एम्प्लॉयर ऑफर द सेम फैसिलिटी टू द पब्लिक। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयर के प्रोस्पेक्टिव में बात करते हो, ये सेम फैसिलिटी अगर आपका जो एम्प्लॉयर है आम पब्लिक को प्रोवाइड करता तो वो किस वैल्यू पर चार्ज करता, उस वैल्यू के अंदर से एम्प्लॉयर से जो भी अमाउंट चार्ज किया गया है ना उसको माइनस कर देंगे। तो सर जो आपका अमाउंट बचेगा वो क्या हो जाएगा सर, वो आपका टैक्सेबल परक्यूस्टेज के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन पढ़ लीजिए। The rule specifically excludes the employees of a airline or a railways from his valuation provision। समझ में है? तो आप लोग किसको इंक्लूड करके चलते हो, एयरलाइन और आपके जो रेलवेज के जो आपके बेसिकली एम्प्लॉयज है ना, इनको आप लोग क्या करके चलते हो, यहां पर एक्सक्लूड करके चलते हो। क्या करके चलते हो, इंक्लूड नहीं करना बचा, क्या करना है, एक्सक्लूड करना। इज इट क्लियर? बातें मेरी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी। और ये सारे पॉइंट आपको छोटे छोटे पॉइंट है, देखिए क्लियर हुई
हुए होंगे और आपको समझ में आया होगा एग्जैक्टली चीजें किस तरीके से मूव ऑन करती है। ठीक है, अब सबसे जरूरी आर्टिकल पर मैं अब चर्चा करने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 101% इंपोर्टेंट रहेगा। क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स? इंपोर्टेंट रहेगा। तो आज की क्लास का जो आखिरी टॉपिक रहेगा दैट इज द इंटरेस्ट फ्री और एक कंसेशनल लोन। समझ में आया? अब कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं जहां पर एक एम्प्लॉय को लोन लेना पड़ता है। अब यहां पर जरा गौर फरमाइएगा, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि माय डियर फ्रेंड्स आपको क्लैरिटी हो सके। ठीक है, अब मैंने क्या मान लिया, आपका एक एग्जांपल मान लिया। लेट अस ये आपका एम्प्लॉय है। ठीक है, आपने क्या माना, ये आपका एम्प्लॉय है। अब इसके फेस से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई साहब ये परेशानी के अंदर है। ठीक है, अब मैंने इसका नाम क्या रख दिया, ये आप लोग मान करके चले ये हमारा प्यारा चिंटू है। ठीक है, अब इस चिंटू के साथ कुछ ऐसा हुआ जिस सिचुएशन के अंदर इसको पैसे की जरूरत पड़ी। क्या पड़ी? पैसे की जरूरत पड़ी। तो मैं एक बार दोबारा से इसका नाम लिख देता हूं। सर ये कौन है? ये आपका चिंटू है। ठीक है, अब इसको पैसे की जरूरत पड़ी तो इसके दिमाग में आया कि भाई साहब मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को लोन लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? मेरे को लोन लेना चाहिए। ठीक है, अब लोन लेने के लिए इसके पास दो तीन ऑप्शन है। ठीक है, ये आपका आउटसोर्स कर सकता है लोन को, किसी और संस्थान से ले सकता है। लेकिन इसके दिमाग में सबसे पहला जो आंसर आया वो आया क्योंकि मैंने इस संस्थान को अपनी जवानी दी है, पिछले 30 साल से मैं इस संस्थान के साथ अपने एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर अपने एम्प्लॉयर से क्या करता हूं, लोन ले लेता हूं। ठीक है, अब यहां पे इसने जो लोन लिया वो किससे लिया? एम्प्लॉयर से। ठीक है, अब आपका एम्प्लॉयर अगर बेहतर आदमी है तो वो इसके बारे में सोचेगा क्योंकि ये आपका ट्रस्टेड, आपका एक लॉयल एम्प्लॉय है। ठीक है, तो क्या करेगा वो यहां पर आपको लोन दे सकता है कंसेशनल रेट के ऊपर। किसके ऊपर दे सकता है? कंसेशनल रेट के ऊपर दे सकता है, या तो आपका इंटरेस्ट फ्री लोन के ऊपर दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे माय डियर फ्रेंड्स? पहला आपका सिचुएशन क्या होगा? आपका एक तो सिचुएशन होगा जहां पे आप लोग कंसेशनल रेट की बात करेंगे और दूसरा क्या होगा? इंटरेस्ट फ्री लोन की बात करेंगे। ठीक है, दो सिचुएशन बन गया, कंसेशनल रेट या तो आपका इंटरेस्ट फ्री लोन। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, जब आपको एक इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है या कंसेशनल रेट के ऊपर लोन मिलता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ये परक्यूस्टिस की कैटेगरी के अंदर जाएगा और परक्यूस्टिस के अंदर यहां पर आपको इसके वैल्यूएशन के रूल को सीखना। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोग जिस लोन की बार बार चर्चा कर रहे हैं, अगर इस लोन का अमाउंट कितना है, आपका अप टू 20,000 है। कितना है माय डियर फ्रेंड्स? आपका 20,000 तक का अगर आपका यहां पर लोन गिवन है तो यहां पर ये आपका एग्जम्प्ट रहेगा। क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स? ये आपका एग्जम्प्ट रहेगा, माने इसके ऊपर आपको बेसिकली कोई भी इंटरेस्ट या टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ये आपकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा नहीं रहेगा। ठीक है, या फिर अगर आप लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप अगर यहां पर रूल नंबर 18 की बात करते हैं और रूल नंबर 18 के अंदर भी स्पेसिफिकली रूल सब रूल 3 की बात करते हैं और ये मैं बात कर रहा हूं आपके इनकम टैक्स एक्ट, ध्यान दीजिएगा, सॉरी आपके इनकम टैक्स रूल 2026 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो आपका इनकम टैक्स रूल 2026 रहेगा, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग रूल नंबर 18 और आपके सब रूल 3 की बात करते हो तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कुछ आपकी स्पेसिफाइड डिजीज रहेंगी। क्या रहेंगी माय डियर फ्रेंड्स? आपकी स्पेसिफाइड डिजीज रहेंगी जिनके केस में अगर आपने लोन लिया है तो यहां पर अगर आपका लोन अगर आपको मिला है तो इंटरेस्ट फ्री लोन है या कंसेशनल रेट के ऊपर लोन है तो फिर वो आपकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा नहीं होगा। यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एग्जम्पशन देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? तो क्या देखने को मिलेगा? एग्जम्पशन देखने को मिलेगा, रेदर देन बाकी जितने भी केस रहेंगे वहां पर आपको कंसेशनल रेट पे अगर लोन मिलता है तो वहां पर भी आपको बेसिकली जो आपका अमाउंट बचा हुआ है, जो आपने बचाया है, जितना कंसेशन रहा है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपने 20,000 से ज्यादा का अगर कोई अमाउंट चार्ज किया है जहां पर आपका इंटरेस्ट फ्री लोन एम्प्लॉयर की तरफ से दिया गया है तो वहां पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, जरा गौर फरमाइएगा। ये बात मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप लोग नो टैक्सेबल वैल्यू इन स्पेसिफिक केसेस, ठीक है, तो यहां पे नो वैल्यू इज चार्ज वेयर द एग्रीगेट पीटी लोन डू नॉट एक्सीड द 20,000। अगर आपके लोन का अमाउंट 20,000 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, 20,000 से ज्यादा नहीं है, इन दैट
पर्टिकुलर सिचुएशन आप लोगों को कोई भी यहाँ पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है, कोई भी टैक्सेबल वैल्यू आपका नहीं बनेगा, ठीक है। इसके अलावा स्पेसिफाइड मेडिकल ट्रीटमेंट एग्जम्पशन अप्लाई सब्जेक्ट टू द रूल नंबर 3, जहां पर आप लोग रूल नंबर 18 सब रूल 3 की बात करते हैं, जहां पे आपको काफी सारी डिजीज प्रिस्क्राइब्ड की गई है और आई थिंक 16-17 पॉइंट यहां पर दिए गए हैं जिनको आपको डेफिनेटली एक बार गो थ्रो करना है अगर आप लोग चाहते हो हर एक पॉइंट को एग्जामिनेशन के अंदर सही से अटेम्प्ट करना। समझ में आया? अब सर यहां पर अगर आपको कैंसर हो जाता है, ठीक है, तो कैंसर के लिए आपने लोन लिया और लोन अगर आपका इंटरेस्ट फ्री है या कंसेशनल रेट के ऊपर है तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। अगर आप लोग यहां पर ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, अगर आप लोग यहां पे एड्स की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, इसके अलावा अगर आपका सर्जरिकल ऑपरेशन होना है आपके हार्ट के लिए, ब्लड के लिए, लिम्फ ग्लैंड के लिए, बोन मैरो के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, सीएनएस माने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, यूरिनरी क्या बोलते हैं आप लोग, यूरिनरी, ठीक है ना, सिस्टम के लिए, लीवर के लिए, गोल ब्लैडर के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, और अगर आप लोग यहां पर एंडोक्राइन ग्लैंड, और अगर आप लोग स्किन रिलेटेड किसी भी बीमारी की बात करते हैं और वहां पर अगर आपका सर्जरिकल ऑपरेशन होना है और उस सर्जरिकल ऑपरेशन के लिए अगर आप लोग क्या लोन लेते हो, इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन की बात करते हो, तो आपको कोई भी यहां पर उसके ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका सर्जरिकल ऑपरेशन होता है आंख, नाक और आपके कान के केस में या गले के केस में, ठीक है, आप आई की बात करोगे, ठीक है, आप लोग ईयर की बात करोगे, आप लोग नोज की बात करोगे, आप लोग थ्रोट की बात करोगे, ठीक है। इन चारों केसेस के अंदर भी अगर आपका कोई भी सर्जरिकल ऑपरेशन होना है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को भी यहां पर आप लोग रूल नंबर 18 सब रूल 3 के अंदर पढ़ोगे, जो स्पेसिफाइड डिजीज के अंदर आता है और जिसके लिए अगर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन या फिर आपको लोन मिलता है कंसेशनल रेट के ऊपर, तो जो आपका पैसा बचता है उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर अगर आपके स्केलेटन सिस्टम के अंदर कोई भी फ्रैक्चर हो जाता है या डिस्टोर्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है या डिस्टोर्शन हो जाता है, जिसके लिए अगर आपको सर्जरिकल ऑपरेशन करवाना हो तो ये पॉइंट भी यहां पे इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा अगर आपका सर्जरिकल ऑपरेशन होना है फॉर आपका गाइकोनोलॉजिकल और आप लोग यहाँ पे ऑब्स्टेरिक डिजीज की बात करते हो, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अच्छा, जो क्लोज नंबर 4 आपने पढ़ा, क्लोज नंबर 4 के अंदर आपने हार्ट, ब्लड, लिम्फ ग्लैंड, बोन मैरो, रेस्पिरेटरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन तमाम चीजों की बात की है। क्लोज नंबर 4 के अंदर अगर आप इन सब में से आपका हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है कम से कम 3 कंटीन्यूअस डेज का, तो इसको भी यहाँ पे इंक्लूड करके चलना है। इसके अलावा आपका गाइकोनोलॉजिकल और आपका ऑब्स्ट्रिक डिजीज की अगर आप लोग बात करते हो और यहां पर आप लोगों को हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की जरूरत है फॉर एटलीस्ट 3 कंटीन्यूअस डेज, तो इसको भी यहां पे इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा अगर आपको कोई बर्न इंजरी हो गया है और जिसके लिए आपको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की जरूरत है फॉर एटलीस्ट 3 कंटीन्यूअस डेज, तो इसको भी यहां पे इंक्लूड किया गया है। अगर आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, उस केस में लोन लिया है, तो इसको भी आपको इंक्लूड किया गया है। या फिर ड्रग एडिक्शन के ट्रीटमेंट की अगर आप लोग बात करते हो तो उस पॉइंट को भी यहां पर इंक्लूड करके चले। समझ में आई मेरी बातें? तो ये आपका मैंने काफी इंपॉर्टेंट रूल आपको समझाया है जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। इनमें से कोई भी पॉइंट एग्जामिनर अगर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर डाल देता है तो आपके दिमाग की घंटी जलनी चाहिए। रूल नंबर 18(3) काम करेगा और यहां पर ये डिजीज मिलेंगी तो डेफिनेटली आपको कंसेशनल रेट के ऊपर लोन या फिर इंटरेस्ट फ्री लोन की बात होगी। तो आपको समझना है कुछ भी रहा हो इन तमाम केसेस के अंदर आपको उसके ऊपर टैक्सेबल परक्यूस्टेज की कोई वैल्यू पे नहीं करनी, उसको आप लोग स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये तो बात हुई सर स्पेशल केस है, ठीक है। स्पेशल केस के अंदर आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना, लेकिन जो जेनरिक केस होता है, जो जर्नल केस होता है सर, वहां पे तो हमें अमाउंट पे करना पड़ता है। तो वह कैसा फाइंड आउट करने का, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इंटरेस्ट फ्री लोन की बात कर लीजिए चाहे कंसेशनल रेट की बात कर लीजिए, मुद्दा सिंपल सा है, आपको पकड़ करके चलना है आरबीआई का
स्टैंडर्ड रेट, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आपका आरबीआई के स्टैंडर्ड रेट की बात करें, सॉरी आरबीआई नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं आप इसको, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर साल आपका क्या करता है, आपका एक स्टैंडर्ड रेट डिसाइड करता है, ठीक है। अब इस रेट से कम मान लीजिए आपसे क्या चार्ज किया गया है, इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, तो जितना कम चार्ज किया गया है वो अमाउंट आपका टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा होगा, या बिल्कुल ही आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया गया है तो स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से आपका जो पार्ट है वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। यानी कि आप लोग यहां पे क्या कहोगे, आप लोग कहोगे दिस इज वैल्यूड अंडर द प्रिस्क्राइब्ड अदर बेनिफिट और एमेनिटीज रूल, इट अप्लाइज वेयर ए लोन इज गिवन टू ए एम्प्लॉय और ए मेंबर ऑफ ए एम्प्लॉयज हाउस होल्ड। ये आप लोग समझ गए होंगे। फॉर्मूला क्या कहता है सर, फॉर्मूला कहता है आपको इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है एट एसबीआई रेट एप्लीकेबल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रेलिवेंट टैक्स ईयर। जरा गौर फरमाइएगा, फर्स्ट डे ऑफ द रेलिवेंट टैक्स ईयर फॉर ए लोन फॉर द सेम पर्पज ऑन द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस। समझ में है, ये जो आपको लोन कैलकुलेट करना है ये आपको मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट करना है, और यहां पर इंटरेस्ट आप लोग कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू एसबीआई रेट जो भी एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। अब यहां पे कंसेशन अगर आप लोग करते हो तो कंसेशन के केस में भी सेम सीन रहेगा, और अगर आप लोग यहां पर बुनियादी तौर पे इंटरेस्ट फ्री लोन की बात करते हो तो सेम सिचुएशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर काफी इंटरेस्टिंग सी न्यूमेरिकल बनेंगी जिनको हम लोग आने वाली क्लासेस के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए केवल आपको इन्हीं पॉइंट को कवर करना है, एसबीआई रेट क्या होता है, मंथली आउटस्टैंडिंग अमाउंट को कैसे निकाला जाता है, इंटरेस्ट को कैसा कैलकुलेट करते हैं, और यहां पे भी दो अलग अलग सिचुएशन, दो अलग अलग हालात बनेंगे जिनके ऊपर डेफिनेटली हम लोग आने वाले वक्त के अंदर अपनी क्लास नंबर 5 के अंदर काफी डिटेल में जाकर के चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये जो छोटा सा सेशन है, प्यारा सा वीडियो है, करीब करीब 25-30 मिनट का क्लास, आपको ये पसंद आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। देखिए सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।